हाकम सिंह और काशीनाथ दोनों बचपन के दोस्त थे। साथ में पढ़े और साथ में गांव में खेती बाड़ी की। फिर दोनों जवान हुए और उन दोनों ने शादी कर ली। मुबारक हो हाकम, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम्हारे घर में लक्ष्मी हुई है। तुम्हें भी मुबारक हो काशी मेरे यार। आज बड़ा खुशी का दिन है। हम दोनों दोस्तों ने एक ही दिन शादी की थी और हमारे यहाँ बच्चे भी एक साथ हुए हैं। लेकिन किस्मत का खेल देख रहे हो हाकम, मुझे लड़का हुआ है और तुम्हें लड़की, इसका मतलब समझ रहे हो किस्मत हमें किस ओर इशारा कर रही है। मैं कुछ समझा नहीं काशी, क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। हाकम और काशी ने अपने बच्चों की शादी पैदा होते ही कर दी। वक्त का पहिया घूमा और हाकम की लड़की बड़ी होकर सुंदर और सुशील हुई। उसका घर भी अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद हाकम की भी तबीयत बहुत बिगड़ गई। चंदा की माँ, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। ऐसा मत कहो चंदा के पापा, आपको कुछ नहीं होगा। चंदा डॉक्टर को लेके आती होगी। मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे उसका बड़ा दुख है। लेकिन मरने से पहले मैं अपने दोस्त को दिया वादा पूरा करना चाहता हूँ। तभी चंदा अंदर आई और उसके साथ डॉक्टर भी था। डॉक्टर ने हाकम की हालत देखी। ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, इन्हें बचाने का कोई उपाय नहीं है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। बेटा चंदा, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने तेरे पैदा होते ही तेरा रिश्ता अपने दोस्त काशी के बेटे के साथ कर दिया था। इसलिए मैं वो वादा निभाना चाहता हूँ, मेरे मरने के बाद तुम उसके बड़े लड़के से शादी कर लेना। आपको कुछ नहीं होगा पापा, आप ठीक हो जाओगे। और देखते ही देखते हाकम ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। उसके घर में मातम छा गया। कुछ दिन बीते और चंदा की माँ ने उसे उसके पिता का वचन याद दिलाया। बेटा, तेरे पिता ने मरने से पहले तुझसे कहा था कि काशी के बड़े बेटे से शादी कर लेना। लेकिन मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ माँ। बेटा, तेरे पिता और काशीनाथ बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वो शादी कर लेंगे। अगर तूने शादी नहीं की तो तेरे पिता की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। चंदा ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे अपने पिता का वादा याद दिलाती रही। और मजबूरन बेचारी चंदा को काशी के बड़े बेटे दीपक से शादी करनी पड़ी। शादी करने के बाद उसे पता चला इनकी घर की हालत बहुत बेकार थी। एक दिन सेठ धनीराम दीपक के घर आया। दीपक, अरे ओ दीपक, जरा बाहर तो निकल रे। मैंने सुना है बहुत सुंदर बीवी लाया है अपने लिए। चंदा घर के बाहर निकली और उसने देखा धनीराम अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा हुआ था। मेरे पति इस वक्त घर पे नहीं है, आप शाम को आइए और जो काम है उन्हें बताए। मैं तो तुम्हारा ही चेहरा देखने आया था नई दुल्हन। दीपक से बोल देना मैं आया था। अब मैं चलता हूँ। धनीराम वहां से चला गया। चंदा को बहुत बुरा लगा। शाम को जब दीपक आया तब चंदा ने उसे पूरी बात बताई। धनीराम एक बहुत ही बेकार इंसान है, लेकिन मैंने उससे कर्ज लिया है। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? कितना कर्ज है आपके ऊपर? हमारे ऊपर 5 लाख का कर्ज है। एक बार माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और हमारे पास पैसे नहीं था। तब हम लोगों ने अपना खेत धनीराम के पास गिरवी रखा था।
उस वक्त उसने हमें 4 लाख रुपए दिए थे और आज बढ़ते बढ़ते वह पैसा 5 लाख हो चुका है। आपने उसका कितना पैसा चुका दिया? मैं और मेरे पिता ने मिलकर 8 लाख चुका दिए थे, मगर वह इतना ज्यादा ब्याज लेता है कि मुझे नहीं लगता मेरा कर्ज कभी पूरा चुक पाएगा। आपका भाई जुआ खेलता है, आप उसे क्यों नहीं समझाते? अगर वह आपका हाथ बटाए तो आपका कर्ज पूरा चुक सकता है। मेरा भाई पहले से ऐसा नहीं था, वह बहुत मेहनत करता था, मगर जब से हमारा खेत बिका तब से ही वह जुआ खेलने लगा। वह मेरी तरह दूसरे के खेतों में काम नहीं कर सकता। मैं जितना भी कमाता हूँ आधा पैसा धनीराम के ब्याज में चला जाता है और कर्ज का मूलधन उतना ही बना रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसका कर्ज कैसे चुकाऊंगा। चंदा ने बहुत सोचा कि आखिर इस धनीराम से छुटकारा कैसे दिलाया जा सके। वो बेईमान आदमी था, कर्ज की कीमत कभी कम नहीं होती थी। तब चंदा के दिमाग में एक उपाय सूझा। शाम को जब उसका पति काम करके लौटा तब उसने अपने देवर को भी घर पर आने के लिए कहा। आप दोनों को मिलकर काम करना होगा, नहीं तो कभी भी धनीराम का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन अपने खेत पर, मैं किसी और के खेत पर काम नहीं कर सकता। मैं समझ सकती हूँ अपने खेतों को खोने का दुख, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम तीनों मेरी माँ के गांव चले और उनके खेत जोतें। इससे हमें ज्यादा फायदा होगा और धनीराम का कर्ज जल्दी चुक जाएगा। खेत चाहे किसी का भी हो, वह खेत मेरा नहीं है, इसलिए मैं उस पर काम नहीं करूंगा। चंदा और दीपक ने तरुण को बहुत समझाया, मगर वह नहीं माना। हारकर दीपक अपनी पत्नी के साथ दूसरे गांव चला गया और चंदा की मां के खेतों में काम करने लगा। तरुण अपने घर में खाली बैठा रहता और कभी कभी जुआ खेल लेता। एक दिन धनीराम उसके घर आया। अरे दीपक, बाहर तो निकल। भैया घर पर नहीं है, वह भाभी के साथ अपने ससुराल गए हैं। अच्छा, मेरा पैसा ना देना पड़े इसीलिए अपनी बीवी को लेकर वह दूसरे गांव चला गया। मेरा भाई तुम्हारी तरह बेईमान नहीं है, वह पैसा कमाकर जल्दी ही तुम्हारा कर्ज चुका देंगे। चोरी पर सीना जोरी करता है। धनीराम को तरुण की बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपने आदमियों से कहा और तरुण की पिटाई करवा दी। जिसके पैसे देने होते हैं ना बेटा, उससे गाली नहीं देते। अभी जाता हूं तेरे भाई के पास पैसे लेने, छोड़ूंगा नहीं किसी को। तरुण बैठकर सोचने लगा, अगर उसका भाई उसके साथ होता तो धनीराम की मजाल नहीं होती उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि उसकी भाभी सही कहती थी। दीपक और चंदा दोनों खेतों में काफी मेहनत करने लगे थे। तभी वहां पर धनीराम अपने आदमियों के साथ आ गया। तुम्हें क्या लगा दीपक, अगर तुम गांव छोड़ दोगे तो तुम्हारा कर्ज अपने आप चुक जाएगा? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है सेठ जी। आपका कर्जा जल्दी से जल्दी पूरा दे सकूं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा, ऐसी बात है तो बताओ कितने पैसे देने वाले हो आज मुझे? तभी चंदा की माँ सामने आई और उसने 50,000 रुपए निकालकर धनीराम को दे दिए। धनीराम पैसों को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह दीपक, तुमने मुझे पहले कभी एक साथ इतने रुपए नहीं दिए। लगता है यहाँ पर तुम्हारा काम काफी अच्छा चल रहा है। आपको आपके बाकी के पैसे 6 महीने में मिल जाएंगे। आपसे निवेदन है कि हर महीने ना आकर 6 महीने बाद आइए और सीधा पूरा पैसा ले जाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं 6 महीने बाद आकर अपना पूरा पैसा ले जाऊंगा। धनीराम अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। दीपक को समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहां से आ गए थे। उसने चंदा से पूछा,
तुम्हारी माँ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए चंदा? पहले तो चंदा ने कुछ नहीं कहा, मगर जब दीपक ने बार बार पूछा तब उसे मजबूरी में बताना ही पड़ा। जब मैंने सुना कि आपके ऊपर इतना कर्ज है और ये कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तब मैंने अपने सारे गहने अपनी माँ को दे दिए और मेरी माँ ने सेठ सोहनलाल को वह गहने बेचकर 50,000 ले लिए। मगर आप चिंता मत कीजिए, गहने तो हम कभी भी वापस ले लेंगे, मगर इस सेठ धनीराम का कर्ज चुकाना बहुत जरूरी है। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। मैं इतना मजबूर हूँ कि आज मेरी वजह से मेरी पत्नी के सारे गहने बिक गए। अरे बेटा, भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। सेठ सोहनलाल इस धनीराम की तरह बेईमान नहीं है। 6 महीने बाद जब धनीराम आएगा उस वक्त सेठ सोहनलाल भी यहाँ पर होगा और वह पूरा हिसाब ईमानदारी से करके बता देगा। उसके बाद तुम अपने गहने वापस ले लेना। तभी दीपक और चंदा ने देखा तरुण उनके पास आ रहा था। तरुण की हालत काफी खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर दुबला हो गया था। तरुण मेरे भाई, यह तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? भैया मुझे माफ कर दो। मुझे आपकी और भाभी की बात मान लेनी चाहिए थी। मैं समझ चुका हूँ कि मेहनत से ही पैसा आता है और जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं होती। अब मैं आपके साथ मिलकर मेहनत करूंगा और उस सेठ का कर्ज चुकाऊंगा। दीपक और चंदा को काफी खुशी हुई। 6 महीने बाद सेठ धनीराम दीपक के पास आया। कैसे हो दीपक? मुझे उम्मीद है मेरा सारा पैसा आज मुझे मिल जाएगा। तभी धनीराम ने देखा वहां पर सेठ सोहनलाल भी बैठा हुआ था। अरे सेठ सोहनलाल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ इन लोगों का हिसाब किताब समझने के लिए आया था धनीराम। ये लोग तो बेचारे किसान लोग हैं, कर्ज और ब्याज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। जो तुम बता देते हो वही मान लेते हैं। तो बताओ इन लोगों पे कितना कर्ज बाकी है? सेठ धनीराम थोड़ा सा घबरा गया। वह अपने अगल बगल देखने लगा। तभी दीपक उससे बोला, अरे क्या हुआ सेठ जी? आपको याद नहीं, हम लोगों पर 4 लाख का कर्ज और बाकी है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो दीपक। 4 लाख, पूरे 4 लाख हैं। एक बार मैं जरा इन लोगों का बही खाता देख सकता हूँ धनीराम? आपको इनके मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है सेठ जी। देख लो, सीधी तरह से बता दोगे तो अच्छा है, नहीं तो तुम जानते हो मेरी पहुंच कितने ऊपर तक है। अगर मैंने दूसरा तरीका अपनाया और तुम्हारे हिसाब में गड़बड़ी मिली तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है धनीराम। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपको इन लोगों का खाता दिखा देता हूँ। सेठ धनीराम ने दीपक का खाता सोहनलाल को दिखा दिया। सोहनलाल ने एक कागज और कलम मंगवाया और उसे पर हिसाब लगाना शुरू किया। तुम इन लोगों से कितना ब्याज लेते हो धनीराम? 12% सेठ जी। जानता हूँ थोड़ा ज्यादा है, मगर मैं भी क्या कर सकता हूँ। बात यह नहीं है कि तुम ज्यादा ब्याज लेते हो, बात यह है कि तुम अपने हिसाब में गड़बड़ करते हो धनीराम। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इस हिसाब के मुताबिक दीपक को तुम्हें सिर्फ 2,80,000 रुपए देने हैं और तुम इन लोगों से 4 लाख मांग रहे हो। बोलो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ धनीराम? नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसे 2,80,000 दे दो दीपक, और आज से तुम इसके कर्ज से मुक्त हो। दीपक ने धनीराम को 2,80,000 रुपए दे दिए और दीपक का खाता धनीराम ने बंद कर दिया और वहां से चला गया। आप हमारे लिए भगवान बनकर आए सेठ जी। यह सेठ धनीराम हम लोगों को कई सालों से परेशान कर रहा था। शुक्रिया मेरा नहीं, बल्कि अपनी पत्नी चंदा का करो दीपक। इसी की सूझबूझ से आज ये सब मुमकिन हो पाया है। मैं जानता हूं मेरी पत्नी बहुत समझदार है, नहीं तो आज भी हमें जलील होना पड़ता। 6 महीने के बाद मेरे पास केवल 3,40,000 ही जमा हुए थे, मगर अब मेरे पास 60,000 बच गए हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बीवी के गहने मुझे वापस कर दें। तुम्हारी मेहनत देखकर मैं काफी खुश हुआ दीपक।
इसीलिए मैं तुम्हारे गहनों पर ब्याज नहीं लूंगा। तुम अपने गहने उसी कीमत पर वापस ले जा सकते हो। दीपक ने अपनी बीवी के गहने वापस ले लिए और अब उसके पास खुद की जमीन भी थी। बहुत खुश था और अपनी पत्नी की समझदारी की वजह से फिर से उसे सारी खुशियां मिल गई थीं।